सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ कमेंट्स। जैसा कि जानते हैं हमारी गाइडेंस सीरीज इज स्टिल ऑन अ रन। हम लोग कई लोगों के साथ इंटरव्यूज़ करते हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ही मैं बोलूँगा फाइटर हैं जो हमारे गेस्ट हैं, दैट इज़ एडवोकेट अतुल जैन सर। इनकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है जो हम इन्हीं के मुंह से सुनेंगे, बट पहले मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। इन्होंने देवान लॉ कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन करी BA LLB में 2009 में एनरोल हुए। उसके बाद ILI से इन्होंने डिप्लोमा किया कॉर्पोरेट लॉ एंड मैनेजमेंट में, एंड सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट से इनके पास एक और डिप्लोमा है जो कि है इनका HR एंड मैनेजमेंट में। आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम दीवान लॉ कॉलेज ये दीवान लॉ कॉलेज के ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं। एंड इनकी स्कूल ख़त्म होने के बाद लॉ करने की जर्नी और उसके बाद इस स्टेज तक आने की जर्नी बहुत अमेजिंग रही है, जो कि अब हम लोग सर से ही सुनेंगे। वेलकम सर, वेलकम टू द लॉ कम्युनिकेशंस। And thank you for your nice introduction and your kind words. So, it's been not so much interesting though. लेकिन since आपने एक term use किया है interesting, तो I would like to live up to that. तो first of all, thank you so much. Thank you sir. तो सर हमारा पहला क्वेश्चन आपसे, आपका कोई लॉ बैकग्राउंड रहा है और आर यू द फर्स्ट जनरेशन लॉयर? I am a first generation lawyer. मेरे घर में एज सच कोई मेरे से पहले प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं रहे हैं, लिटिगेशन लॉयर नहीं रहे हैं। एक टर्म बहुत यूज होता है इंडियन सोसाइटी में, फर्स्ट जनरेशन लॉयर, सेकंड जनरेशन लॉयर। थोड़ा सा मैं डिस्टिंक्शन यहाँ एक करना चाहूँगा कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स आर ऑल्सो ऑफ टू काइंड्स। देखिए, फर्स्ट जनरेशन वुड मीन कि जो अपनी फैमिली में पहले लॉयर हैं, यस सर, but still there are two distinctions which can be done. One is first generation lawyers who are coming from very affluent background. Yes sir. Another class would be first generation lawyers who are not from so affluent backgrounds. तो एक डिफरेंस वहां पे जरूर आता है, क्योंकि जब आप लॉ करके निकले, मे बी यू आर अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, लेकिन यदि आपके पास एक अच्छी बैकिंग है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ योर फैमिली, तो चीजें बहुत इजी हो जाती हैं, एक रास्ता आसान हो जाता है। जैसे आई रिमेंबर समबडी हु यूज्ड टू इंटर्न एट माय सर्स ऑफिस, तो ही वाज फ्रॉम अ वेरी वेल्दी फैमिली। लॉ पूरा करते ही उन्होंने, जैसे ही उनका लॉ पूरा हुआ, तुरंत ही उनके डैडी ने उनको एक साउथ दिल्ली के पॉश एरिया में ऑफिस खोल के दिया विद ऑल एमेनिटीज एंड ऑल लाइब्रेरी एंड जो भी गैजेट्स आर रिक्वायर्ड। तो ही डिड नॉट हैव टू वर्क फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर और फॉर द ऑफिस फॉर दैट मैटर। देयर इज अनदर क्लास ऑफ फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स जिनके फैमिली में कोई लॉयर नहीं थे पीछे, साथ में जो भी उन्होंने किया राइट फ्रॉम दी वर्ड गो, वो एक स्क्रैच से स्टार्ट किया। तो व्हेन इट कम्स टू मी, सिंस यू आर टेकिंग माय ओपिनियन एंड व्यूज एंड आस्किंग फॉर माय पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो आई बिलोंग टू द सेकंड क्लास। ओके। My father was a very dedicated person and he used to work in the pharma industry and he was on salary. I'll come on to that part later. तो जो भी उन्होंने कमाया वो हमारी एजुकेशन पे खर्च किया। तो when I joined this profession, he was at the verge of retirement. तो whatever I had to do, I am not boasting of myself, it may sound so, लेकिन जो भी हुआ स्टार्ट वो मैंने स्क्रैच से स्टार्ट किया, इंक्लूडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, अपॉइंटिंग द स्टाफ एंड बाइंग ऑल वट एवर इज नेसेसरी टू रन अ प्राइवेट लिटिगेशन ऑफिस। सो फर्स्ट जनरेशन को मैं इस तरह से डिस्क्राइब करूंगा, फर्स्ट जनरेशन कमिंग फ्रॉम अ वेरी फाइनेंशियली साउंड बैकग्राउंड एंड फर्स्ट जनरेशन लॉयर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। मतलब स्लो बिल्डअप रहा आपका। बिल्कुल, कोई मतलब फाइनेंशियली कोई बैक हैंड नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि व्हाट काइंड ऑफ केसेस यू डील विद? देखिए, द कोर्ट्स व्हिच आई गो टू इज सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ दिल्ली एंड ऑल द ट्राइब्यूनल्स एंड फोरम्स इन दिल्ली। इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट के कुछ केसेस मेरे पास हैं। और एरिया ऑफ प्रैक्टिस यदि आप पूछते हैं तो मैं सभी तरह के हार्डकोर लिटिगेशन लेता हूं जो डे टू डे लाइफ में अराइज होती है। स्कूल्स के काफ़ी केसेस हमारे पास हैं, प्राइवेट स्कूल्स के। तो स्कूल का लिटिगेशन, मैट्रिमोनियल इज वन ऑफ द कोर एरिया, मनी रिकवरी, प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स एंड सम क्रिमिनल केसेस वी हैव। तो वी टेक ऑल काइंड्स ऑफ केसेस जो एक जनरल सोसाइटी में जो डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं उसको लेकर के। तो सर सिंस यू गॉट एनरोल्ड इन 2009,
तो 2009 टिल 2021 अभी तक की आपकी जो एक जर्नी रही है वो कैसी रही है? यदि आप एक वर्ड में पूछें मेरी जर्नी कैसी रही है, तो जर्नी आई विल कॉल इट अ फेरी टेल. इट हैज बीन अ ड्रीम रन. इट हैज बीन अ सॉर्ट ऑफ ड्रीम कि जो शायद मैंने कभी देखा ही नहीं था. मतलब जो भी मेरे 12 साल में एक्सपीरियंसेस रहे हैं, दे आर मेड ऑफ सब्सटेंसेस विच वुड कॉन्स्टिट्यूट द वर्ड ड्रीम. ऑल्दो हार्डवर्क बहुत रहा, स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा रहा, लेकिन गॉड हैज़ बीन काइंड इनफ, ही हैज़ बीन मैग्नानिमस इनफ. इन 12 साल के दौरान जब मैंने शुरू किया, मेरे जो सीनियर्स थे मिस्टर हेमंत गुप्ता एंड मिस्टर शलभ गुप्ता, वो दोनों का ऑफिस था, एक जॉइंट ऑफिस. आई वर्क ओनली इन वन ऑफिस आफ्टर माई एनरोलमेंट. उसके बाद मैं इंडिपेंडेंट हो गया था. तो उनका मेरे करियर के शेप होने में, मैं जहाँ कहीं भी आज हूँ, एक बहुत ही बड़ा रोल है. तो जो एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर की बात बार बार आती है कि पीछे से बैकिंग अप नहीं है, वो बैकिंग अप मुझे दोनों सर से मिली एक बड़े भाई के रूप में. तो वो फैक्टर कहीं ना कहीं वहाँ से नेगेट होता है. तो सर की दोनों की बैकिंग, उन्होंने जो मुझे सिखाया, और आज तक भी वो जो मुझे सिखाते हैं या कुछ केसेस अपने देते हैं जिससे मेरा ऑफिस भी फाइनेंशियली वायबल रहता है, तो उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा मेरी जर्नी में. एंड इसके बावजूद मैं एक चीज कहूंगा कि शायद यदि मैं किसी और प्रोफेशन में होता तो इतना प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिलता. विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल प्रोफेशनल, सब लोग अपने अपने फील्ड में काम करते हैं, जिस पर्पस के लिए उन्होंने वो ज्वाइन किया प्रोफेशन उसको पूरा करते हैं. हमारे प्रोफेशन में एक चीज जो एक एक्स्ट्रा आती है, आई विल शेयर फ्यू इंसिडेंट्स. लाइक सेवरल ईयर्स बैक, अराउंड 6-7 ईयर्स बैक, देयर वाज दिस एफ्लुएंट बनिया फैमिली, जिनके हेड जो थे उनको किसी क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर FIR हुई. आई स्टिल विविडली रिमेंबर कि धनतेरस का दिन था, छोटी दिवाली से पहले दिन जो आता है. yes, sir. और उस दिन उनकी बेल एप्लीकेशन लिस्टेड थी, और यदि उन्हें बेल ना मिलती और जेल जाना पड़ता बड़ी दिवाली के दिन, तो वो उनकी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा होता. आई आर्ग्यूड दैट केस, और आई स्टिल रिमेंबर मॉर्निंग में बेल लगी थी 30,000 में, और 2-2.5 घंटे तक आर्ग्यूमेंट चले. उनकी फैमिली बाहर बैठी हुई थी, पूरी एक्सटेंडेड फैमिली, मतलब बहुत लोग आए हुए थे. When we came out, तो I was very much anxious कि क्या रिजल्ट होगा, बिकॉज 4 बजे ऑर्डर्स प्रोनाउंस होते हैं कोर्ट्स में जनरली. तो 4 o'clock bail was granted. His entire family was literally in tears. और वो लोग मुझे थैंक यू कहते हुए नहीं थक रहे थे कि सर आपने हमारी दिवाली बचा ली. दिवाली पे यदि ये नहीं होते तो हमारी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा कलंक होता. तो जब कोई आपको इस तरह से बोलता है, वो इतने बुजुर्ग लोग थे, हाथ जोड़ रहे थे, रो रहे थे, तो मुझे शर्मिंदगी ऑफ कोर्स हो रही थी कि इतने बड़े लोग आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं. लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, एक पैसे से अलग आपने कुछ कमाया, किसी फैमिली की खुशी आपने अर्न करके उसको दी. तो उस चीज का कोई पैरेलल नहीं है. नो मनी कैन बाय दैट. तो इस प्रोफेशन में जो मेरी जर्नी रही, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोगों को खुशी मिलती है जब उनके फेवर में हम रिलीफ दिलाते हैं, और जिस तरह से वो हमें थैंक्स करते हैं या किसी भी वे से अपने जेस्चर से शो करते हैं, उस चीज से बड़ा कुछ नहीं हो सकता. तो मेरी जो जर्नी रही है, गॉड हैज बीन काइंड एनफ, जो हमें रिलीफ्स मिले हैं आज तक, तो उन क्लाइंट्स के ग्रेटिट्यूड शो करने से आई फील टू मच सेटिस्फाइड. तो जैसे एक मुझे और याद आता है कि एक हमने काफी अच्छा रिलीफ लिया किसी के फेवर में डिवोर्स का. दिस पर्सन वॉज टू मच फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ सम बैड थिंग्स इन द फैमिली. That got widely reported in the newspapers, all the national newspapers, dailies. तो वो भी कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ, आपके काम को एक रिकॉग्निशन मिल रहा है, आप नेशनल पेपर्स में आ रहे हैं, पीपल आर रीडिंग, फिर लोग आपको अप्रोच करते हैं पढ़ के कि आपने कुछ किसी को रिलीफ दिलवाया. तो इट गोज लाइक दिस. यस सर. तो द सिंगल वर्ड फॉर माई प्रोफेशनल जर्नी वुड बी फेरी टेल. ओके, तो सर चलो ये तो एडवोकेसी वाली जर्नी रही. तो एज अ स्टूडेंट, बिकॉज दीवान लॉ कॉलेज इज एफिलिएटेड टू मेरठ यूनिवर्सिटी, एंड वो इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो दिल्ली में भी नहीं है. नहीं, इट वाज इन मेरठ. यस. सो सर वो वाली एक स्टूडेंट वाली जर्नी, बिकॉज इंटरस्टेट जाके पढ़ना एक अलग ही एक्सपीरियंस ऑफ फाइट वाली चीज होती है. सी, आई वॉज अ स्कूल स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, दिल्ली स्कूल, नॉर्थ दिल्ली में महावीर सीनियर मॉडल स्कूल है. यस सर. तो वहाँ पे प्रिंसिपल थे मिस्टर SL जैन. उनका भी अपना बहुत बड़ा हाथ रहा मेरे करियर शेप होने में. तो राइट फ्रॉम माई नर्सरी टिल माई क्लास 12th
आई वॉज इन दैट स्कूल ओनली, दैट इज़ अ इंग्लिश मीडियम स्कूल, काफ़ी अच्छा स्कूल है। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे फादर ने काफ़ी स्ट्रगल किया अपनी सर्विस के दौरान, तो आप ये मानिए कि जो भी सैलरी उनको मिलती थी उसका एक मेजर कंपोनेंट हमारी स्कूल फीस में जाता था और हमारी बुक्स, हमारी स्कूल यूनिफॉर्म में जाता था। वट एवर रिमेनिंग वॉज दैट वॉज ऑन फूडिंग एंड लॉजिंग। तो उस स्कूल का बहुत हाथ रहा मेरे करियर को शेप करने में। महावीर सीनियर मॉडल स्कूल है जीटी करनाल रोड में। उसके बाद आई डिड माई लॉ फ्रॉम दीवान लॉ कॉलेज सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ। ऑल्दो सीसीएस यूनिवर्सिटी के बारे में लोग बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं कैरी करते, लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मुझे गोल्ड मेडल भी मिला दीवान से लॉ में टॉप करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली से जाके मेरठ पढ़ने से किसी का कुछ नुकसान होता है या यू डोंट लर्न एनीथिंग। देखिए, मैंने 5 साल का जो कोर्स किया वहीं से किया, सो आई कैन से कि वट एवर आई एम इज मच बिकॉज ऑफ दीवान लॉ कॉलेज ओनली। तो लेकिन हाँ, एक हैसल जरूर थे। 5 साल का कोर्स था, उसके बीच में 2 साल ऐसा हुआ कि दिल्ली और यूपी और यूके उत्तराखंड के बीच में बस सेवाओं का कुछ प्रॉब्लम रहा। तो दिल्ली से मेरठ जब मैं कम्यूट करता था, फॉर 2 years आउट ऑफ माई 5 years कोर्स मैं कम्यूट किया दिल्ली से डेली। तो उन 2 साल के बीच में एक फेज ऐसा आया जब बसेस बंद हो गई दिल्ली से मेरठ डायरेक्ट, और कॉलेज रोज पहुंचना होता था 10 बजे। तो यूपी और उत्तराखंड रोडवेज के बस वाले मुझे बिठा लेते थे रिक्वेस्ट करने पे कि मैं स्टूडेंट हूँ और क्लास अटेंड करने जाना है। वो टिकट नहीं देते थे एक तो, लेकिन पैसे पूरे लेते थे। तो आई हैड नो चॉइस बट टू गो टू कॉलेज लाइक दैट। आई विविडली रिमेंबर कि हमारा एक एग्जाम होता है, यू कैन अप्रिशिएट बीइंग अ लॉ ग्रेजुएट, देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी अ वेरी टफ सब्जेक्ट एंड अ वेरी टफ एग्जामिनेशन। तो उसका एग्जाम था मेरठ में, हमारे कॉलेज में ही सेंटर था। तो बस मिली नहीं जैसे, क्योंकि सर्विस बंद थी मैंने बताया। तो उत्तराखंड रोडवेज की एक बस थी, उनको रिक्वेस्ट किया कि मेरा एग्जाम है प्लीज बिठा लीजिए। उन्होंने पैसे पूरे लिए, तो मुझे वहां बिठाया गया। जैसे ड्राइवर की सीट के बराबर में एक इंजन के ऊपर एक कवर होता है जहां से गियर्स ड्राइवर चेंज करते हैं। तो पूरा रास्ता मैं अपना सब्जेक्ट पढ़ते हुए मेरठ पहुंचा, मैंने एग्जाम दिया एंड जैसे मैंने बताया कि आई कुड टॉप ऑल द एग्जामिनेशंस एंड आई वाज द गोल्ड मेडलिस्ट। तो लॉ पढ़ने की जर्नी भी बहुत आसान नहीं रही, क्योंकि जिस टाइम मैंने कंप्लीट किया 2009 में, उस टाइम सिनेरियो इतना अच्छा नहीं था लॉ ग्रेजुएट्स के लिए जितना आज शायद हो गया है। और सैलरीज भी कहीं ना कहीं बहुत कम होती थी, इफ आई कैन यूज द वर्ड सैलरी। हालांकि सैलरी वर्ड यूज करना ठीक नहीं है, क्योंकि लॉ करने के बाद एक 5 साल का फुल फ्लेजेड कोर्स करने के बाद यदि आपको 5 या 6 हजार रुपए मिलने लगे, तो शायद सैलरी वर्ड वुड बी नॉट सूटेड टू दैट काइंड ऑफ रिम्यूनरेशन। तो बहुत मुश्किल रहा लॉ करने के बाद। ऐसा भी लगा बहुत बार, क्योंकि क्या होता है कि मैं जैसे स्कूल में भी हमेशा टॉपर रहा, तो मेरे से कम होशियार बच्चे या कम स्कोरिंग स्टूडेंट्स जो थे, उनकी जब जॉब लगी आफ्टर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, इवन इफ दे गॉट एम्प्लॉयमेंट इन नॉर्मल कंपनीज, तो उनकी लगी 30-40 हजार रुपए से स्टार्टिंग, और मेरी स्टार्टिंग जो हुई वो 6 हजार रुपए महीना से हुई। तो पेरेंट्स को भी ऐसा लगता था कि यार वो तेरे से नोट्स लेने आता था, तेरे को 6 हजार मिल रहे हैं और उसको 40 हजार रुपए मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मन में ऐसा भी आता था कि क्या मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है कोर्स करके, या मैं आगे जाऊंगा तो कैसे होगा। अच्छा, फिर लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछते थे, जैसे मैं दिल्ली जब आया लॉ करके, तो मेरे को कोई लॉयर्स में ऐसे किसी को पर्सनली बहुत नहीं जानता था, तो लोग पूछते थे। फिर वही क्वेश्चन आता है, फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो क्या? तो मैं कहता था हाँ। तो फिर वो पूछते थे कि कैसे सरवाइव करोगे, केसेस कहाँ से आएंगे, कितने की जॉब मिल जाएगी, 5,000 10,000 की। तो मतलब सस्पिशन एंड क्वेश्चंस लगातार आते थे। और कहीं ना कहीं देखिए, मैं भी इंसान हूं, मेरे मन में भी डाउट आता था। देखिए, आप कितने भी इंटेलिजेंट, कैपेबल, टैलेंटेड हो, लेकिन जो एक अर्निंग पार्ट है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक फीस नहीं आएगी तो आप अपना टैलेंट शो कैसे करेंगे। तो मुझे बताया जाता था कि केसेस नहीं देंगे आपको लोग, आप कैसे सरवाइव करोगे। तो इस तरह की बातें होती थी, लेकिन इट ऑल वेंट वेल एज आई सेड। स्मूथ तो नहीं कहूंगा, बात मतलब स्ट्रगल बहुत रहा, लेकिन अच्छा हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि केसेस नहीं आए, केसेस आए। आई विल कम टू दैट एस्पेक्ट ऑल्सो। सो टू सम अप, दी स्कूलिंग वॉज वेरी गुड। कॉलेज में बहुत स्ट्रगल किया, स्कॉलरशिप भी मिलता था हालांकि, क्योंकि आई वॉज द टॉपर इन द लॉ कोर्स, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो चीज़ हर्ट करती थी
हमारे यहाँ यूनिफॉर्म नहीं था तो कपड़े बहुत अच्छे नहीं होते थे मेरे पास पहन के जाने के लिए। मैं और भी इंटरव्यूज़ दिए हैं, उनमें मैंने बताया कि मैंने 2 वाइट शर्ट्स रखी हुई थी, तो जब मैं ब्लैक ट्राउज़र पे पहनता था तो वो मेरे लॉ के प्रैक्टिकल में काम आती थी, और जब उस वाइट शर्ट को मैं ब्लू जीन्स पे पहन लेता था तो वो मेरा पार्टी वियर बन जाता था। तो दिस वाज हाउ वी यूज्ड टू मैनेज, एंड हमने कभी अपने आप को इन्फीरियर नहीं महसूस किया। मैंने फादर से, अपनी मदर से, फैमिली में यही सीखा कि जितने रिसोर्सेज हैं उसमें आप बेस्ट पॉसिबल कैसे मैनेज करें। तो वो भी एक टाइम था, निकल गया। ओके मतलब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी जर्नी रही, स्ट्रगल करते करते, लर्निंग करते करते। हाँ, मतलब आज लर्निंग किया, धीरे धीरे स्ट्रगल किया, चीजें सीखी, चीजों को एडजस्ट करना सीखा, कम रिसोर्सेज में ज्यादा करना सीखा। तो मुझे लगता है कि शायद आज भगवान ने ये सब कुछ दिया। यस सर। तो अभी आपने बहुत इंटरेस्टिंग अपनी कॉलेज जर्नी बताई। सिंस इन द इंट्रो वी नोटिस कि सर जिस कॉलेज में पढ़ते थे उसके वो ब्रांड एम्बेसडर भी बने। सो हाउ डिड दैट हैपन, और वो एक्सपीरियंस कैसा था? एक्चुअली आर्स वाज द फर्स्ट बैच ऑफ लॉ इन दीवान लॉ कॉलेज। ओके। तो इन द फर्स्ट सेमेस्टर इटसेल्फ आई टॉप्ड द यूनिवर्सिटी एंड बाय ह्यूज मार्जिन। सेकेंड ईयर में आते आते, सिंस थोड़ा सा मैं दिल्ली से था, मेरी इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड थी, तो आई कुड एक्सेल इन ऑल दी डिबेट्स। इंटर कॉलेज डिबेट्स होती थी मेरठ में, तो मेरे को 3 साल लगातार फर्स्ट प्राइज मिला। तो द कॉलेज वॉज पार्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूट कॉल्ड दीवान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जिसके अंदर काफ़ी सारे अदर कोर्सेज भी कराए जाते थे, मैनेजमेंट एंड होटल मैनेजमेंट एंड ऑल। तो दे डिसाइडेड टू हैव मी एज देयर ब्रांड एम्बेसडर। तो मेरे बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स अलॉन्ग विद द कॉलेज नेम लगे पूरे यूपी में, कुछ उत्तराखंड की जगह में, और एक जगह मेरठ में लगा हुआ था। तो धोनी का एयरसेल कंपनी लॉन्च हुई थी और धोनी वाज द एम्बेसडर। यस सर। तो उनका होर्डिंग और मेरा होर्डिंग साथ साथ लगा हुआ था, ऑफ द इक्वल साइज। तो वो चीज़ें बहुत खुशी देती हैं मुझे। आई डोंट नो, मतलब आई स्टिल फील गूज़बम्प्स व्हेन आई थिंक अबाउट दैट। एक बार ऐसा हुआ कि जब हमारा लॉ पूरा हुआ तो ऑन दी फाइनल एग्जाम्स डे हम सारे कॉलेज के फ्रेंड्स गए हरिद्वार ऋषिकेश घूमने। तो जब हम वापसी आए थे तो इट वाज अर्ली मॉर्निंग और कहीं ढाबे के पास बस रुकी। तो आई वाज सिटिंग ऑन दी विंडो सीट, और जैसे मैंने नींद में ऐसे आंख खोली और 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था, तो बस जहां रुकी थी वो बिल्कुल बराबर में मेरा होर्डिंग था लाइफ साइज साइड का। तो दीज आर दी मोमेंट्स आई कैनॉट फॉरगेट। आई मीन दिस इज समथिंग आई कैनॉट बाय आउट ऑफ मनी। आज यदि मैं चाहूं कि मैं पैसे से अपना होर्डिंग लगवा लूं तो नोबडी विल अलाउ मी। तो वो चीजें एक हैं जो मैं आज तक चेरिश करता हूं, और जब कभी थोड़ा डाउन फील होता हूं तो वो चीजें याद आती हैं और आई अगेन बिकम रिलैक्स्ड। तो वो एक अपने आप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मतलब जो आपने ट्रैवलिंग का एक स्ट्रगल करा तो उसका एक रिजल्ट बिल्कुल मिला। मेरे मम्मी पापा दोनों बड़ौत एक टाउन है यूपी में, वहां से बिलोंग करते हैं। तो मेरे दादाजी और नाना जी अलाइव थे उस टाइम, तो बड़ौत के अंदर भी होर्डिंग्स लगे। तो बाबा जी और नाना जी मेरे जाकर के लोगों को दिखाते थे, देखो भाई मेरे पोते का लगा हुआ है, देखो भाई उसके बेटे का, मतलब मेरी मम्मी का नाम से कॉल करके, अरे देखो भाई ये होर्डिंग लगा हुआ है मेरे देवते का। तो ये चीजें जब मुझे पता लगती थी तो ये चीजें दिल को बहुत सुकून और खुशी देती हैं। इन चीजों का कोई पैरेलल नहीं है, नथिंग कैन कॉम्पनसेट दीज थिंग्स। तो ये एक बहुत अच्छा रहा। प्लस इसके अलावा लॉ में आने के बाद मैंने आपको बताया कि एक मैंने पहले छोटी कार ली सेकेंड हैंड, क्योंकि कार बहुत ज़रूरी है हमारे प्रोफेशन में। आपको अपने क्लाइंट को भी दिखाना होता है कि हाँ आप थोड़ा सा एस्टैब्लिश्ड हैं। उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया, ये किस्सा बताना यहाँ बहुत ज़रूरी है कि जैसे मेरे पेरेंट्स बहुत एफ्लुएंट फैमिलीज से थे, नो डाउट बड़ौत से। जब दिल्ली पापा आए तो उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, और मैंने बताया कि उनकी सारी सैलरी हमारे पढ़ाई पर जाती थी। तो ऐसा कोई बैंक बैलेंस नहीं था। लेकिन जो हमारे और फैमिली थी, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली थी, सब लोग बहुत वेल्दी एफ्लुएंट थे। अक्सर ऐसा हुआ कि जब मेरे पेरेंट्स और मैं, हम लोग छोटे थे, मेरा छोटा भाई अब वो सीनियर मैनेजर है यूको बैंक में, इज डूइंग वेरी गुड, तो हम चारों लोग खड़े रह जाते थे और बाकी रिलेटिव्स चले जाते थे हमें छोड़कर। ठंड में कहीं से शादी से निकले तो फिर हम ऑटो ढूंढ रहे हैं, बस ढूंढ रहे हैं, ऐसा बहुत बार हुआ। तो व्हेन आई गॉट अ बिट मोर सेटल्ड, मैंने होंडा सिटी ली कुछ साल पहले। तो वो एक ट्रेवलिंग का जरिया तो है ही, लेकिन वो एक कार मेरा मैसेज है, मेरी फैमिली का मैसेज है एक सोसाइटी को, किसी अकड़ में नहीं, एक समाज को रिक्वेस्ट है कि यदि आपका कोई फ्रेंड
आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई फैमिली मेंबर फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है तो आप उसको दरकिनार ना कर दें, उसको ह्यूमिलेट ना करें। दीज आर द इंसिडेंट्स जो मैंने लॉ करने के बाद झेले, और हर बार बुरा लगता था कि ह्यूमिलेशन मिलता था या इग्नोरेंस मिलती थी जस्ट बिकॉज वी वर नॉट हैविंग दोज काइंड ऑफ रिसोर्सेज जो हमारे फैमिली, अदर एक्सटेंडेड फैमिली के पास थे। तो कहीं ना कहीं उस कार ने आके उन सब चीज़ों के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। देखिए, मटेरियल चीज़ें सबको अच्छी लगती हैं, तो मुझे अपनी कार से बहुत ही प्यार है क्योंकि मैंने वो मेहनत से अपना खूब मेहनत करके कमाई है और विद ऑनेस्टी, अटमोस्ट ऑनेस्टी। लेकिन वो एक मैसेज है समाज को कि यदि कोई फाइनेंशियली वीक है तो उसको आप इग्नोर ना करें, उसको कमज़ोर ना समझें। तो वो कहीं ना कहीं मुझे चुभता है। और एक इंसिडेंट था जब मैं लॉ करके निकला, फादर को फ्रैक्चर हो गया था, तो फादर वॉज नॉट वर्किंग, छोटा भाई पढ़ रहा था, मेरे को शायद 8 या 10 हज़ार रुपये मिलते होंगे, मदर वाज हाउसवाइफ। रात को 10 बजे करीब मदर को पेट में दर्द हुआ, हम लोग घर से बाहर निकले। हम शक्ति नगर तब एक रेंटेड हाउस में रहते थे, तो वहाँ पर एक शक्ति नगर के पास एक पुल है। हमारे फैमिली डॉक्टर यूज टू बी इन अशोक विहार क्योंकि पापा फार्मा इंडस्ट्री से हैं, तो पापा के काफ़ी अच्छे क्लोज फ्रेंड थे, लेकिन जाना तो हमें खुद ही पड़ेगा। तो जब हम बाहर आए तो मम्मी वॉज हैविंग बहुत ज़्यादा स्टमक एक, रात को 10 साढ़े 10 शायद बजे थे, और उस जगह जाने के 60-70 रुपये ऑटो में लगने चाहिए। तो ऑटो सब मांग रहे थे 150, 200, 300 रुपये। मैं, मेरे पापा और मेरा छोटा भाई हम अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे थे, और मेरी मदर अपना पेट पकड़ के ऐसे एक पुल के पास हमने उनको बिठा दिया था पत्थर पे, साइड में वो बैठी हुई थी। तो जब वो ऑटो ढूंढने का सारा सिलसिला चल रहा था तो मन में ये आ रहा था कि हमारे पास कार भी नहीं है आज लेके जाने के लिए मदर को। उसके बाद भगवान ने 2 कार दी। ये बार बार जो कार वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उस टाइम एक ऐसी सिचुएशन थी कि हम मदर को उस डॉक्टर तक भी नहीं ले जा पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो एक सेटबैक था, कहीं ना कहीं एक वो टर्निंग पॉइंट था कि नहीं, ऐसा गलत है। पता नहीं 15 साल बाद, 20 साल बाद मैं कहाँ आऊँगा, मेरा करियर क्या शेप लेगा, या मैं सोसाइटी में किस जगह प्लेस्ड होऊंगा। लेकिन यदि कभी हुआ ऐसा कि मैं किसी पोजीशन में हुआ तो मैं उस पुल का नाम अपनी मदर के नाम पे करवाना चाहूँगा। वो इमेज मेरे से छूटती नहीं है कि मेरी मदर रात को 10:30 बजे बैठी हुई है, वो दिमाग से मैं निकाल नहीं पाता आज भी। तो ठीक है, इट हैज़ बीन लाइक दिस ओनली, लेकिन गुड थिंग्स अवेट व्हेन यू वर्क हार्ड। यस सर। तो एक ये इंसिडेंट मैं ज़रूर सुनाना चाह रहा था अपने ऑडियंस को, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ के पास, जो लोग मुझे देख रहे हैं, ये इंटरव्यू सुन रहे हैं, उनके पास भी साथ भी ये सब प्रॉब्लम्स हों। तो निराश मत होइए। मुझे भी डिसअपॉइंटमेंट होता था कभी कभी, मैं भगवान नहीं हूँ, मुझे भी बुरा लगता था, ये भी लगता था कि कैसे होगा आगे, इतने साल हो गए लॉ में, कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहा। आपको भी लगता होगा, लेकिन पेशेंस इज द की, वेट कीजिए। यस, बिकॉज आपकी इस बात से एक लाइन याद आ रही है, आई रिसेंटली रेड समवेयर दैट बैड टाइम्स क्रिएट ग्रेट वॉरियर्स। Yes. तो आपकी स्टोरी इज एन इंस्पिरेशन इन दैट वे। I will not call myself a great warrior, but yes, those were bad times indeed. मतलब बहुत खराब टाइम था, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यस सर। वो ये एक स्टार्ट हो रहा था आपका इन द प्रैक्टिस ओनली, जैसे आपने बताया कि कई लोग कहते हैं कि कैसे सर्वाइव करोगे फर्स्ट जनरेशन एंड एवरीथिंग, तो वो स्टार्टिंग के चैलेंजेस क्या बस यही थे कि केस नहीं आया या और भी कुछ? नहीं, चैलेंजेस बहुत थे। यदि शुरुआत से बात करें, जब मैं लॉ करके 2009 में आया दिल्ली, मैंने अपना एनरोलमेंट कराया, तो मैंने सर का ऑफिस ज्वाइन किया, हेमंत सर और शलभ सर का। उस टाइम भी सैलरीज, फिर वही बात आती है, सैलरी और ह्यूमनरेशन बहुत कम होते थे। आई स्टार्टेड विद अ सम ऑफ ₹6,000 पर मंथ, विच वॉज नॉट एट ऑल सफिशियंट टू सर्वाइव। उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअल बढ़ता गया, और ऐसा हमारी इंडस्ट्री में होता है। Yes, sir. आज भी बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग अमाउंट नहीं मिलता फ्रेशर्स को। तो कुछ टाइम बाद मैंने एक छोटी कार ली, वैगनआर, जब मुझे ठीक ठाक लगने लगा, सेकेंड हैंड मैंने वो कार ली थी। फिर वन डे आई थॉट कि इट्स टाइम टू गेट इंडिपेंडेंट। तो 2 साल 9 महीने मैंने सर के साथ काम किया पूरा, और फिर उनसे परमिशन लेके मैंने इंडिपेंडेंट जब शुरू किया काम करना, तो सबसे पहली हर्डल जो आई वो एक थी ऑफिस स्पेस की। क्योंकि यदि आप कहीं चैम्बर में नहीं बैठ रहे हैं और कहीं कैंटीन में बैठ के क्लाइंट को एंटरटेन कर रहे हैं, तो एक इम्प्रेशन आप अच्छा नहीं देते क्लाइंट को, क्योंकि उसकी लाइफ और लिबर्टी स्टेक पे है उस केस में। तो वो चाहेगा कि वो बेस्ट से बेस्ट प्रोफेशनल को अपना केस दें। तो
लैक ऑफ फंड्स, लैक ऑफ ऑफिस एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया था। धीरे धीरे फिर दिल्ली हाई कोर्ट में मेंबर लिया, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे काम करना शुरू किया। तो स्टार्टिंग ईयर्स में ये प्रॉब्लम हुई कि अपार्ट फ्रॉम फंड्स एंड ऑल, दिक्कत ये भी हुई साथ में कि केसेस कहाँ से आए। आई रिमेंबर कि जब मैं इंडिपेंडेंट हुआ तो मेरे पास टोटल शायद 5 या 6 केसेस थे। यदि उनकी हियरिंग की बात कर ली जाए तो शायद एवरेज ये आता था कि हर महीने में 4 या 5 डेट लगती थी, तो टोटल हफ्ते में 1 या 2 एवरेज आता था। अब बाकी 4 दिन आप क्या करेंगे। तो व्हाट आई डिसाइडेड वाज कि जो मेरे सीनियर्स थे और जो मेरे फ्रेंड्स थे, मैंने उनको बताया हुआ था कि आई एम फ्री मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आप मुझे अपने केसेस दीजिए और मैं उनके केसेस जाके अटेंड कर लिया करता था, सो दैट आई डू नॉट लूज टच। और ये मैं अपने लिसनर्स को, अपने ऑडियंस को भी बोलूंगा कि जब आप इंडिपेंडेंट हों और आपके पास डेली अपीयरेंसेस नहीं हो तो अपने फ्रेंड्स, अपने सीनियर्स के केसेस लीजिए और उसको अटेंड कीजिए। तो मैं ऐसा किया करता था। फिर भी ऐसे दिन होते थे कि देयर वाज नो केस टू अटेंड डिस्पाइट ऑल दी सर्कल। तो मैं क्या करता था, आई वुड गेट अप इन दी मॉर्निंग, I would get ready with all my uniform and everything, and I used to go to High Court and sit in the canteen and in the library, and the entire day either I would read something, do research on some judgments, और मैं लोगों से मिलता था वहाँ पे, कोर्ट हियरिंग में जाके सुनता था, दूसरे लॉयर्स जो आर्ग्यू करें सुनता था, क्योंकि सीखने के लिए आपको एक पर्टिकुलर सीनियर नहीं चाहिए, आप किसी से भी कुछ सीख सकते हैं। तो सुनता था, केसेस देखता था लिस्ट में कि सो एंड सो हाई प्रोफाइल केस लगा हुआ है, तो मिस्टर सो एंड सो वुड बी आर्ग्यूइंग इन दैट मैटर टुमारो, तो मैं जाके उस कोर्ट में बैठ के सुनने लग जाता था। तो आई यूज टू पिक अप द आर्ट ऑफ आर्ग्यूइंग कि वो लोग कैसे कर रहे हैं, तो आई यूज टू ट्राई टू अडॉप्ट दैट। तो इस तरह से धीरे धीरे हुआ, फिर केसेस बढ़ने लगे, रिजल्ट्स आने लगे, लक भी बहुत फेवर करता है। रिमेंबर कि एक केस आया था मेरे किसी क्लोज फ्रेंड के नाना जी थे, वो उन्होंने मुझे एक केस दिया शुरू में, तो मैं घबरा करके मैं फाइल वापस कराया उनके घर पे कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, इट वाज अ क्रिमिनल केस। और फिर बिकॉज वो केस आना था और ये सब होना था, मैं कहीं ना कहीं किस्मत में विश्वास जरूर करता हूँ, वो फाइल दोबारा मुझे घर पे दे गए। घर से फोन आया कि वो शाम को आए थे, फाइल दे गए, और उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि केस तो आपको ही करना है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये समाव कोई साइन है नेचर का, कुदरत का, कि फाइल वापस दे के भी वो मुझे दे गए, जबकि मैं कोई ऐसा नामी गिरामी लॉयर नहीं था। तो मैंने कहा शायद मुझे करना चाहिए। मैंने बहुत मेहनत की, उसमें बहुत अच्छा रिलीफ मिला। फिर उन्होंने मुझे काफ़ी केसेस दिए, जिससे मेरे नंबर ऑफ केसेस तो बढ़े ही बढ़े, साथ में एक अर्निंग का बेस मेरा उस केस से शुरू हुआ। उन्होंने केसेस दिए, ही वॉज अ वेरी गुड पे मास्टर, उन्होंने काफ़ी फीस दी मुझे। तो जब आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं कहीं ना कहीं, तो यू फील मोर कॉन्फिडेंट। जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि आप कितने भी इंटेलिजेंट और टैलेंटेड हो, यदि इनकम अच्छी नहीं हो तो प्रॉब्लम होती ही होती है। तो उस केस से मतलब मेहनत के साथ साथ मैं किस्मत को भी बहुत बड़ा एक रोल बताऊंगा कि है मेरे करियर में। वो केस वापस आया, मैंने काम किया, आई गॉट इन टच विद लॉट मेनी डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट्स थ्रू दैट केस। तो उस केस के आने के बाद चीज़ें काफ़ी चेंज हुई। तो उसके बाद धीरे धीरे और केसेस बढ़ते रहे। फिर अब हमारे पास कुछ स्कूल के पैनल्स हैं, एंड आफ्टर ऑल एज यू नो लॉयर्स कैन नॉट एडवर्टाइज देमसेल्व्स, इट इज ऑल एंड ऑल वर्ड ऑफ माउथ ओनली। तो मेहनत से केसेस किए, रिजल्ट्स आए, क्लाइंट्स में नाम हुआ, तो धीरे धीरे थिंग्स स्मूथ हो गई। ओके तो सर, हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ 12 इयर्स, मतलब आपने अभी इतनी बहुत अच्छी जर्नी सुनाई, एंड यस बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है, आपका स्ट्रगल भी है। बट 12 साल के एक्सपीरियंस में आज भी तो कुछ इश्यूज आते ही होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स आती होंगी आपको। अब प्रॉब्लम्स दूसरी तरह की आती हैं। प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि अब काम ज्यादा होता है, गॉड इज काइंड इनफ, काम ज्यादा होता है और टाइम कम है, देयर आर सो मेनी कोर्ट्स टू अटेंड एवरी डे। तो अब प्रॉब्लम दूसरी नेचर की आ रही है। गॉड इज सो मैग्नानिमस। ओके तो सर, मतलब सिंस यू सेड कि बहुत सारे कोर्ट्स अटेंड करने होते हैं, सो देयर इज अ बैकलॉग ऑफ केसेस, उन चीजों पे आप कैसे मतलब हैंडल करते हो, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जनरली बताऊं तो वी ट्राई टू अटेंड ऑल द केसेस इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर एज फार एज माय लॉ ऑफिस गोज, कि जो भी क्लाइंट केस देते हैं वो मुझे अपना केस मेरी फेस वैल्यू पर देते हैं, और उनके लिए वो केस बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको मिस्टर XYZ के केस से कोई मतलब नहीं है। तो वी ट्राई कि हम इस तरह से अपना शेड्यूलिंग करें कि हम सारे केसेस मैं खुद से अटेंड कर पाऊँ, और मेरे एसोसिएट्स हैं, मेरी टीम है, सब लोग कर पाएं।
रिगार्डिंग एक जनरल बात, जो एक जनरल एलिगेशन जुडिशियल सिस्टम पर लगता है रिगार्डिंग द ह्यूज बैकलॉग ऑफ केसेस, रिगार्डिंग द पेंडेंसी ऑफ केसेस, देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं भी इस सिस्टम का एक पार्ट हूं और मुझे भी काफी टाइम अब हो गया है, तो आई कैन वेरी वेल से दैट देखिए हमारे देश का, हमारी कंट्री का पॉपुलेशन लगभग 140 करोड़ है। yes, sir. और एक ह्यूमन टेंडेंसी है ये सभी सोसाइटीज में, एंड फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल की डिस्प्यूट्स आर बाउंड टू अराइज। दो लोग होंगे तो झगड़ा होगा ही, देयर मे बी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स, दो लोगों की अपनी राइट्स को लेके कुछ झगड़े होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि इतने विशाल देश में, इतने बड़े देश में केसेस आर बाउंड टू हैपन, लिटिगेशंस होंगी ही होंगी, एंड द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। देखिए सभी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। yes, आप एयरवेज देखिए, रेलवेज देखिए, सिमिलरली द जुडिशियल सर्विसेज आर आल्सो लिमिटेड। तो बैकलॉग होने का एक मेन कारण ये है कि वी हैव सच अ ह्यूज कंट्री एंड द लिटिगेशंस आर अराइजिंग डे बाय डे। तो it is not as if ki the judiciary, the judges, the court staff, the lawyers, they are not working. I personally know that judges are overworked, the court staff is overworked, the lawyers are also trying their best to get the cases settled. As if I talk of myself, I am the most happiest person on the planet whenever my case gets settled. बहुत सारे ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम्स भी आए हैं जुडिशियल सिस्टम्स के अलावा, जैसे आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, जो कि लिटिगेशन को स्टार्टिंग में, लाइक वी से निपिंग इन दी बर्ड, स्टार्टिंग में ही खत्म करने का काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बैकलॉग किसी की गलती की वजह से है, बैकलॉग हो गया है बिकॉज द नंबर ऑफ लिटिगेंट्स आर सो हाई। बट टेक माई वर्ड्स, एवरीबडी इज वर्किंग सो हार्ड दैट बैकलॉग खत्म हो, केसेस रिजॉल्व हो, डिस्प्यूट्स कम हो। Yes, sir. Sir, since we are getting so much knowledge, we have seen there are many young law aspirants and many new are coming each day. तो आप उनको कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे इस फील्ड के लिए? देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप IAS प्रोफेशन में यू आर मोस्ट वेलकम, देयर इज़ ह्यूज स्कोप, आप मेहनत कीजिए। हाँ, किस्मत का एक रोल ज़रूर होता है, लेकिन देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। आप मेहनत कीजिए, इंटेलिजेंस से काम कीजिए, द स्काई इज़ द लिमिट। आप ये बात याद रखिएगा, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद जब आप सेटल हो जाएंगे, आप मेरे वर्ड्स याद कीजिएगा, द स्काई इज़ द लिमिट। एक छोटी सी बात मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा, और वो ये है कि सपोज एक पेरेंट के 2 बच्चे हैं, एक बेटे ने लॉ किया और ये किसी के साथ, मेरे नॉन टू के साथ हुआ है, लॉ किया, और दूसरे बेटे ने MBA किया, बोथ टुक 5 years। तो जिस बच्चे ने लॉ किया, तो जब वो निकला और उन्होंने कोई लॉ फर्म ज्वाइन किया तो उनको केवल 8-10 हज़ार रुपये मिले। जिसने MBA किया, BBA करने के बाद उनका भी 5 साल में कोर्स हुआ, उसको स्टार्टिंग में ही एक छोटी कंपनी में 40,000 से स्टार्ट हो गया। तो पेरेंट्स ने उनको स्टार्ट कर दिया कंपेयर करना। तो इन दी एंड द पर्सन हु डिड हिज लॉ, उसको वो छोड़ना पड़ा एंड ही वेंट टू अ कॉर्पोरेट लॉ फर्म जहां पे उनको सैलरी ज्यादा मिल सके। बट देन देयर इज अ डिस्टिंक्शन दैट वन हैज टू अंडरस्टैंड। देखिए, मे बी यू स्टार्ट, जैसे मैंने 6,000 में किया था, मे बी टुडे पीपल स्टार्ट विद 15,000 20,000 इन अ एवरेज लॉ फर्म। लेकिन यदि हम इसका दूसरा एस्पेक्ट देखें, जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट्स हैं, on an average with my experience I can say that they charge up to rupees 1 lakh per appearance. Yes sir. और दिन में 5 से 7-8 appearances होती हैं, which means a daily income of 7 to 8 lakh rupees all in white. तो क्या मुझे आप कोई ऐसा प्रोफेशन, कोई ऐसी जॉब या कोई ऐसा बिजनेस बता देंगे कि जिसमें बिना इन्वेस्टमेंट के आप डेली 7 से 8 लाख रुपए कमा सकें, एंड यू आर योर ओन बॉस? Once I was sitting outside waiting for some designated senior with for a meeting, और जो मेरे client थे, he is a renowned businessman of Delhi, तो the senior advocate, he was charging around 1.5 lakhs, I don't remember exactly, per appearance. तो he was very much willing to pay। तो उनको लगा तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि सर अंदर बिजी थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर ये इतना बिजी हैं अंदर, कि ऐसा क्यों, मतलब हमारा केस की तैयारी कर रहे हैं अंदर या क्या बात है? तो मैंने कहा वो तैयारी नहीं कर रहे होंगे, वो किसी और क्लाइंट के साथ बिजी हैं। तो ही वॉज इन द इम्प्रेशन कि शायद वो एक दिन में हमारा ही केस करेंगे। तो बोले ऐसा क्यों? मैंने कहा भाई उनके और भी केसेस होंगे कल।
तो बोले सर और केसेस होंगे और सबसे ही इतनी फीस लेते होंगे? मैंने कहा 10,000 प्लस और माइनस। तो उन्होंने दिमाग में कैलकुलेट किया, ही वाज अ वेरी बिग बिजनेसमैन माइंड यू, तो ही सेड कि अरे 8 से 10 लाख रुपए एक दिन में ही कमा लेंगे। तो बोले हम तो सोचते थे कि हम ही बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। तो ही इज अर्निंग मच मोर देन अस। तो इस छोटे से एग्जाम्पल से मैं एक ये मैसेज देना चाहता हूँ पेरेंट्स को खासकर, कि यदि आपका बच्चा लिटिगेशन में अपना करियर बनाना चाहता है, मे बी दी स्टार्टिंग वुड बी फ्रॉम 15,000 20,000 टुडे, लेकिन देन स्काई इज द लिमिट। यदि आप अपना नाम कमा लेते हैं तो कोई रोक नहीं सकता आपको, मुंह मांगी फीस आप मांग सकते हैं, बस शर्त यह है कि आपको मेहनत करनी होगी। यू हैव टू बी रिजल्ट ओरिएंटेड। यस सर। सो सर लाइक यू सेड कि बच्चों को हार्डवर्क हमेशा करना चाहिए, बट कोई एक ऐसा वर्ड या कोई एक ऐसा मंत्रा विच यू वुड लाइक टू टेल द लॉ एस्पिरेंट्स और एनीवन इन द फील्ड और वर्ड्स ऑफ विजडम? If you ask for a single word, it would not be hard work. I would rate patience over hard work, because hard work काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन हमारा प्रोफेशन का पेक्युलर बात यह है कि हार्ड वर्क करने के बावजूद भी सिंस केसेस नहीं आते हैं आपके पास, ऑब्वियसली फीस नहीं आती, तो कहीं ना कहीं निराश होकर डिसअपॉइंट होकर आप छोड़ देते हैं। तो थोड़ा पेशेंस रखिए। सो पेशेंस वुड बी दी मंत्रा एज फार एज दी लॉ स्टूडेंट्स एंड दी फ्रेशर्स गो। तो आई वुड रेट पेशेंस ओवर हार्ड वर्क। यस सर। तो सिंस बीइंग इन दिस प्रोफेशन, अभी जैसे आपने बताया कि स्काई इज द लिमिट, बट एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना कि एक पर्टिकुलर प्रोफेशन पे सबकी अपनी एक व्यू पॉइंट होता है। सो व्हाट इज योर व्यू पॉइंट टुवर्ड्स दिस प्रोफेशन? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि माई प्रोफेशन इज द बेस्ट प्रोफेशन एंड आई विल ट्राई टू जस्टिफाई ऑल्सो लाइक वी डू इन कोर्ट्स। हमारे प्रोफेशन में एक अर्निंग का एस्पेक्ट पे भी हमने काफ़ी बात की, वो तो है ही है। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड एवरीथिंग, तो अर्निंग तो हो ही जाएगी, वो तो कोई बात ही नहीं है। मुझे इस प्रोफेशन में आकर जो सेटिस्फेक्शन मिलता है या जो बेस्ट पार्ट इस प्रोफेशन का वो है, दैट इज द प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन यू गेट आउट ऑफ इट। क्योंकि देखिए, इस प्रोफेशन में एक नो डाउट कहीं ना कहीं लॉयर्स के ऊपर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप हिस्ट्री उठा के देखिए तो कोई भी एजिटेशंस, कोई भी मूवमेंट, चाहे वो इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल हो, तो जो भी फ्लैग बियरर्स थे दे वर ऑल एडवोकेट्स। आज के समाज में भी जो भी मूवमेंट्स की जाती हैं या कुछ होती है, तो मैक्सिमम ऑफ देम आर लॉयर्स। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि यू हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ लॉयर हैज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच ही हैज टू डिस्चार्ज। तो जब कोई आपके पास अपनी तकलीफ लेके आता है कि कोई स्टेट्यूटरी बॉडी हेल्प नहीं कर रही, एंड आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द केसेस हियर, आई एम टॉकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा थिंग्स जो आप करते हैं समाज के लिए विदाउट एनी फीस, ऑफ कोर्स, नीडलेस टू से, तो तब ये लगता है कि हाँ, आप कहीं समाज में किसी पोजीशन पे हैं, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता पोजीशन पे, लेकिन पीपल लुक अप टू यू कि हाँ, आप शायद कुछ काम करा सकते हैं। जैसे मैं काफ़ी खुद सोशल वर्क्स में रहता हूँ इन्वॉल्व, कुछ जैसे बच्चों की, लड़कियों की शादी कराने के लिए फंड्स इकट्ठा करना। तो छोटे छोटे ये एफर्ट्स हैं जो कि केस से या मेरे लॉ से जिनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो एक सोसाइटी है वो लॉयर को एक बहुत रिस्पेक्टेड फिगर की तरह देखती है। तो वेन एवर आई मेक अ कॉल टू समबडी और मेक अ रिक्वेस्ट टू समबडी कि सी मिस्टर आकर्ष, आप इतना पे कर दीजिए और आई हैव टू हेल्प समबडी एंड आई एम कलेक्टिंग फंड्स फॉर समबडीज ट्रीटमेंट और समबडीज डॉटर्स वेडिंग, तो आई हैव नॉट बीन डिसअपॉइंटेड एवर। तो ये प्रोफेशन की खूबसूरती है कि आप बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ लॉयर समाज में उस ओहदे पे पहुंच जाते हैं कि जहां लोग आपकी बात को टालते नहीं हैं। यस सर। तो और आप एक पोजीशन एक ऐसी अचीव कर लेते हैं या गेन कर लेते हैं लाइफ में जहां लोग आप पर विश्वास करते हैं कि अच्छा, ये ट्रबल हो गई तो मैं उनको फोन कर लेता हूँ, उनके पास चला जाता हूँ, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। तो इस तरह का बिलीफ यदि किसी का आप में है, तो मुझे लगता है ये लाइफ की ये प्रीशियस अचीवमेंट्स हैं, भगवान के छोटे छोटे गिफ्ट्स हैं। एट द एंड व्हेन यू लुक बैक एट योर लाइफ, तो शायद ये चीजें आपको ज्यादा याद आएंगी, डिस्पाइट, I mean, apart from your bank balance and all whatever material things you earn throughout your career, तो ये चीजें जरूर एक आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करेंगी उस टाइम पे जब आप देखेंगे अपनी 60 की एज में जाके कि हाँ, मैंने ऐसा किया था, या कोई आपको याद दिलाएगा, तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये एक प्रोफेशन की सुंदरता है
कि यहाँ पे आप लोगों के लिए काम करते हैं और केसेस के अलावा भी आप लोगों की मदद करते हैं। यस सर, मतलब एक भरोसा बन जाता है। बिल्कुल भरोसा बन जाता है लोगों का आपके ऊपर। यस जैसे मैं जहाँ पे रहता हूँ, कभी कोई किसी नेबर को इशू होता है, क्योंकि देखिए लिटिगेशन क्या है, लिटिगेशन इज डिस्प्यूट्स इन द डेली लाइफ। किसी का किसी से डिस्कॉर्ड है, किसी को किसी से पैसे लेने हैं, तो लोग विश्वास करके आपके पास आते हैं। तो ये एक आपकी जीवन की अचीवमेंट कहिए या एक जीवन का फलसफा कहिए, तो ये बन जाता है। यस सर, मतलब आपकी इस बात से एक जॉली LLB 2 का एक डायलॉग है वो भी याद आया, जिसमें वो जज साहब बोलते हैं कि भाई लड़ाई किसी की कभी भी हो, इंसान यही बोलता है तेरे को कोर्ट में देखूंगा, क्योंकि उसका विश्वास है, उसका विश्वास है जस्टिस मिलेगी। आपने इतनी अच्छी बात ये बताई है कि आज भी लड़ाई हो जाए, लोग जुडिशरी के ऊपर कुछ भी बोलें, कुछ भी करें, लेकिन जब भी लड़ाई किसी की होती है दो लोगों में, तो वो कहते हैं मैं तुझे कोर्ट में देखूंगा, क्योंकि उनका लॉयर्स पे जुडिशरी पे विश्वास है। मिल सकता है। और लेट मी टेल यू, बीइंग अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस प्रोफेशन एंड द जुडिशियल सिस्टम, आई कैन से दिस that Indian judicial system is one of the best in the world. Yes, and when it comes to Delhi, it is one of the best amongst the country. तो लोग जो ये बोलते हैं कि I'll sue you in courts या मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा, तो वो किसी एक भरोसे से बोलते हैं, वो बिना बात के ही नहीं बोलते। वो बात जो है वो उनके दिमाग का विश्वास है, तो इस भरोसे से वो बोलते हैं कि मुझे न्याय मिलेगा। और जिसको लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है, वो जैसे एक हिंदी में कहावत है कि डंके की चोट पे बोलता है मैं तुझे कोर्ट में देखूंगा। तो वो ये भरोसा है कि हाँ जो मेरे साथ गलत हुआ मैं उसको ठीक कोर्ट से करा पाऊंगा। यस सर। तो प्रोफेशन की बात आती है, तो सिंस वी आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, तो उस जस्टिस को दिलाने में कहीं ना कहीं लॉयर्स का बहुत बड़ा हाथ रहता है। यस सर, दैट इज वेरी ट्रू। सो सर, अभी जैसे आपसे बात कर रहे थे, आपने बोला कि लॉयर्स में एक लीडरशिप क्वालिटी भी होती है। सो एनी एग्जाम्पल ऑफ योर लाइफ जिसमें आपको लगता है कि हाँ भाई मेरे ये एक चीज मैंने ऐसी करी जो लीडरशिप के क्वालिटी है? लीडरशिप तो क्या बोलूं अपने मुंह से। लगभग 2 साल पहले दिल्ली गवर्नमेंट ने एक मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना स्टार्ट की थी, जिसके अंदर रिलीजियस प्लेसेस में वो ट्रेन्स भेजते थे, दिल्ली के सिटीजन्स को ट्रेन में भेजते थे। तो मैंने उसमें देखा कि जैन तीर्थ कोई नहीं है। तो देखिए एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस सभी को होती है। आई एम अ जैन, तो मेरे को भी एक लव एंड अफेक्शन जैन तीर्थ से ज़्यादा है। तो मैंने इनिशिएट किया, मैंने लेटर्स और मेल्स लिखी, रिप्रेजेंटेशन दिए चीफ मिनिस्टर को और अदर मिनिस्टर्स को। तो फाइनली दे फॉर्मली अनाउंस्ड अ ट्रेन टू वन ऑफ द मोस्ट रेवर्ड तीर्थ स्थान। शिखरजी है जैन धर्म में तीर्थ स्थान, झारखंड में है, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में, जो सबसे ज़्यादा पूजनीय है हमारा जैन स्थान। तो उसके लिए उन्होंने ट्रेन अनाउंस कर दी थी। तो उसके अंदर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं लीड लेकर के हम समाज को लीड कर सकते हैं अपने, और कोई ऐसी चीज को अंजाम दे सकते हैं जो कि शायद नहीं कर रही है गवर्नमेंट या कोई अथॉरिटी नहीं कर रही है। तो आप लीड लीजिए, क्योंकि आपके पास लॉज की जानकारी है, तो आप अपनी लीड लेकर के उस चीज को आप अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि लॉयर्स को ऐसा करना चाहिए, ना केवल अपने धर्म के लिए, बाकी दूसरे धर्मों के लिए भी और पूरे समाज के लिए। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया जो मुझे ध्यान आया। अदरवाइज इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन एंड कास्ट, आपको लीड लेकर के हेल्प करनी चाहिए लोगों के लिए। ओके सर, लाइक द लास्ट क्वेश्चन वी आस्क्ड यू कि इस प्रोफेशन में आपका क्या हुआ? आपने बताया कि एक लॉयर के साथ साथ एक सोशल वर्क भी हमारी तरफ रहता है। तो अदर देन योर कोर लिटिगेशन, व्हाट ऑल एक्टिविटीज यू आर इन्वॉल्व्ड इन? काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, जब थोड़ा टाइम मिलता है या निकालना पड़ता है तो मैं करता हूँ। जैसे दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर्स हैं ट्रैफिक यूनिट के टोडापुर में। तो फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स 1 मंडे आउट ऑफ एवरी मंथ आई गो एंड टेक लेक्चर्स। तो दिल्ली पुलिस के पर्सनल्स वहाँ पे होते हैं, दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस दोनों के पर्सनल्स वहाँ होते हैं। तो मैं जाके लेक्चर्स लेता हूँ ऑन द वेरियस लॉज विच कंसर्न द दिल्ली पुलिस, और कैसा उनका डेमेनर होना चाहिए, कैसा उनका बिहेवियर होना चाहिए रोड्स पे। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट इज़ रिलेटेड टू लॉ एंड आई डू। आई एम वेरी मच ऑनर्ड रादर कि दिल्ली पुलिस मुझे बुलाती है लेक्चर देने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं दे आर ऑफ द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर्स एंड ऑल। तो आई फील वेरी गुड एट दैट। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग दैट आई डू अपार्ट फ्रॉम माई लिटिगेशन। जैसे मैं जैन धर्म के लिए मैंने बताया मैं कुछ कुछ करता रहता हूँ। एक हमारा तीर्थ स्थान है, मैंने बताया शिखर जी करके। तो एक ट्रेन जाती है वहाँ पे, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, दैट इज़ वन ऑफ द ट्रेन्स। और जो नियरेस्ट स्टेशन है विच इज़ पार्श्वनाथ,
वो हमारे भगवान जी के नाम के ऊपर ही है। Yes, sir. तो उसके स्टॉपेज वहां बंद कर दिए गए। तो कुछ लोगों ने मुझसे फिर वही बात आती है उम्मीद के उस पर बोला कि सर वो स्टॉपेज बंद हो गया और उसके कारण हमें काफ़ी इनकन्वीनियंस हो रही है। तो रिसेंटली ही मैंने रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी को लेटर लिखा एंड आई एम क्वाइट होपफुल कि वो स्टेशन फिर से शुरू हो जाएगा और जो तीर्थयात्री वहाँ यात्रा करने जाते हैं उनको वो एक सहूलियत फिर से मिल पाएगी कि वो नियरेस्ट स्टेशन पर उतर सकें ट्रेन से। और एक्टिविटीज़ की बात करें तो जैसे मुझे कुछ टाइम पहले रियलाइज़ हुआ कि बर्थडे मनाकर अपने फ्रेंड्स, अपनी सोसाइटी में अपनी फैमिली को लंच या डिनर पे ले जाके और 8-10 हज़ार रुपये मैं खर्च करूं और वो मुझे गिफ्ट दें, इससे कुछ खास फ़ायदा होता नहीं है। बिकॉज वी डे इन एंड डे आउट वी आर ईटिंग द सेम फूड इन बिग रेस्टोरेंट्स एंड ऑल, तो इट इज़ नथिंग स्पेशल टू बी डन ऑन माई बर्थडे। तो कुछ सालों से मैं अब ऐसा करने लग गया हूँ कि मैं कुछ ऑर्फनेजेस में जाता हूँ और वहाँ के बच्चों के साथ जाके अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ। और मार्क माई वर्ड्स, वो जो कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड्स गिफ्ट के तौर पे मुझे देते हैं वो बड़े बड़े लग्जूरियस गिफ्ट से बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं मेरे लिए। और वो बच्चों के चेहरे पे जो खुशी होती है, और एक चीज़ का मैं खास ध्यान रखता हूँ कि मैं वहाँ जाके उनके साथ लंच नहीं करता, डिनर नहीं करता, वो तो वो रेगुलर करेंगे ही क्योंकि जो एनजीओ है दैट इज देयर ड्यूटी, वो लंच तो प्रोवाइड करेगा ही। वी टेक डिफरेंट थिंग्स लाइक पिज़्ज़ाज एंड बर्गर्स एंड ऑल, कि जो चीज़ उनका मन करता है खाने का और वो रेगुलर वे में नहीं खा पाते। तो फॉर लास्ट फ्यू बर्थडेज आई हैव बीन डूइंग दैट। फिर कुछ एनजीओ हैं और वहाँ पे लड़कियों की शिक्षा मुफ्त की जाती है 11वीं-12वीं की, तो उसमें मैं थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करता हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, गिविंग माई सर्विसेज एज अ टीचर और दैट वेज। उनके इंटरव्यूज में आई ट्राई। जैसे मैंने बताया कि चांदनी चौक में लाल मंदिर है जो हमारा सबसे पुराना मंदिर है जैन धर्म का। मैं वहाँ हर फ्राइडे जाता हूँ फॉर द लास्ट 11 ईयर्स। बीच के अंदर क्या हुआ कि बीच में वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम थी पार्किंग की या पटरियों की या किसी चीज़ की, तो आई ट्राई टू टॉक टू अथॉरिटीज़ एंड गेट देम रिजॉल्व। तो दैट वेज आई ट्राई टू गिव माई इनपुट्स इन वट एवर वर्क्स आई कैन। और जो चीज़ मेरे सामने लाई जाती हैं, कोई किसी प्रॉब्लम के लिए मुझे अप्रोच करता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपना जितना कंट्रीब्यूशन मैं कर सकूँ मैं ट्राई करता हूँ। तो इस तरह से मुझे लगता है कि खाली पैसा कमाना, केसेस लड़ना कोर्ट में काफ़ी नहीं है, समाज को कुछ देना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने स्कूल जाता हूँ जहाँ से मैं पास आउट हुआ हूँ, एक वो फीलिंग अलग होती है जब कोई एनुअल डे होता है या कोई और फंक्शन होता है, मुझे किसी फंक्शन में चीफ गेस्ट या गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे बुलाते हैं एंड आई शेयर दी डायस विद दी ट्रस्टीज जिन्होंने मेरा एडमिशन किया था, जो स्कूल को ओन करते हैं, और मैं साथ में उनके साथ बैठता हूँ स्टेज पे, तो वो एक फीलिंग अलग है। दीज आर दी आउटकम्स ऑफ दी हार्ड वर्क, या जो आप एक्स्ट्रा काम करते हैं। जैसे अभी किसी जैन समाज में किसी अखबार ने मुझे समाज गौरव का एक छोटा सा टाइटल दिया, तो वो टाइटल 2 वर्ड्स का एक छोटा सा ही है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ा है कि मुझे समाज गौरव बोला गया। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं मेरे लिए, एटलीस्ट ज़िंदगी में। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, वो तो आ ही जाएगा। तो इस तरह से करके मुझे लगता है कि समाज को कुछ देना चाहिए और समाज फिर आपको किसी न किसी रूप में वो वापस देता है। बहुत सारी चीज़ें आज हमने इस वीडियो में सीखी, बहुत अमेजिंग जर्नी हमने सुनी, कितने स्ट्रगल्स हो सकते हैं, बट येट अ पर्सन कैन एक्चुअली टच द स्काई लाइक सर। सो थैंक यू सर फॉर गिविंग अस योर टाइम। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम ऐसे ही और गाइडेंस वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।